नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 77वें स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत सी बधाइयां और शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से जो भाषण दिया है वह विवादों के घेरे में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण जन जन में, नेताओं में, हर समुदाय के लोगों में चर्चा का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण पूरी तरह से राजनीतिक भाषण है, चुनावी भाषण है। लगा ही नहीं कि वो 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से राष्ट्र को संबोधन कर रहे हैं। ऐसा लगा कि जैसे वह किसी रैली में शिरकत किए हुए हैं और वहाँ पर लंबी लंबी छोड़ रहे हैं। तो साथियों, इस देश में लाल किले की एक परंपरा रही है। लाल किले पर भाषण देते समय किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक राजनीतिक फायदा, सियासी फायदा उठाने की कोशिश नहीं किया। लेकिन आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से ही लाल किले का सियासीकरण कर चुके हैं और आज जब वे अपने दूसरे टर्म का आखिरी भाषण दे रहे थे तो उनके हर एक शब्दों में झूठ की बदबू आ रही थी। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सब्जबाग एक बार दिखाते हैं उसे दोबारा भूल जाते हैं, फिर कोई और तरीका ढूंढ लेते हैं, कोई और दूसरा सब्जबाग ढूंढ लेते हैं इस देश की जनता को गुमराह करने के लिए। तो आज मैंने अपने वीडियो का जो शीर्षक लगाया है कि लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री के भाषण में काबा, इसका यही उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री की असलियत से, प्रधानमंत्री की विचारधारा से, आरएसएस की विचारधारा से, प्रधानमंत्री के झूठ से, प्रधानमंत्री के जुमलों से आपको सावधान किया जाए। नेहा सिंह राठौर एक लोक कलाकार हैं, लोक गायिका हैं, जिन्होंने कई राज्यों पर, यूपी में काबा, बिहार में काबा, मध्य प्रदेश में काबा, इस तरह के गीत गाए हैं और सवाल उठाए हैं और उन गीतों से सत्ता हिल गई है, अंदर तक हिल गई है। और नेहा सिंह राठौर अपने मोर्चे पर डटी हुई हैं और सबकी कलई खोलने में कारगर भूमिका निभा रही हैं। तो हमने सोचा क्यों ना मैं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में काबा की तलाश करूं और इस देश की जनता को बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में 2024 को जीतने का मंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में देश को गुमराह करने, देश को झूठ बोलने का एक और तरीका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में सपने दिखाने, विकसित राष्ट्र बनाने, दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनाने का लब्बो-लुआब है, जिसे वे न सिर्फ लाल किला से बोल चुके हैं बल्कि कई प्लेटफार्म पर, कई रैलियों में, कई सभा सम्मेलनों में भी बोल चुके हैं। कोई नई बात नहीं बोला है उन्होंने लाल किला पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं कि जो वो बोल रहे हैं और जो उनके बोल से निकल रहा है उसके भुक्तभोगी उस पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। चाहे वो मणिपुर हो, मणिपुर के बारे में उन्होंने जो कुछ भी कहा, कुछ मिनट तक उन्होंने ये नहीं कहा कि मणिपुर जैसे हादसे को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यक्रम चला रही, या मणिपुर हादसे को खत्म करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चला रही है, कौन सा काम कर रही है। अभी भी मणिपुर जल रहा है, अभी भी छिटपुट हिंसा की
खबरें आ रही हैं और मैतेई समुदाय, कुकी समुदाय को क्या एक कर पाएंगे? क्या वो जो मणिपुर को बांटने की बात चल रही है, अलग कुकी लैंड की बात चल रही है, अलग मैतेई लैंड की बात चल रही है, उस पर उन्होंने टीका टिप्पणी किया? और अगर वहाँ की मौलिक समस्याओं को नहीं सुलझाया जाएगा तो मणिपुर की आग जलती ही रहेगी। हरियाणा के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। हरियाणा में किस तरह से मणिपुर की तर्ज पर हिंसा हुई है, आगजनी हुई है, कितने लोग मारे गए हैं, कितने घर तबाह हुए हैं और कितने सैकड़ों घरों पर बुलडोजर चला दिया गया है। और वो घर किसके हैं? मुसलमानों के हैं। यह नहीं बताया गया कि हिंसा की वजह से, दंगे की वजह से ये घर गिराए जा रहे और न कोई नोटिस दी गई, न कोई FIR किया गया, सीधे बुलडोजर पहुंचा और सैकड़ों घरों को तबाह कर दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत में क्या है, भारत में काबा, इसके बिल्कुल उलट प्रधानमंत्री का भाषण था। प्रधानमंत्री के भाषण से लगता है कि जैसे भारत चमक रहा है, भारत सोने की चिड़िया बन गया है, भारत विकसित राष्ट्र बन गया है, भारत में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ऐसा झलकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में। लेकिन उन्हें याद होना चाहिए कि इसी तरह से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी एक समय आभास हुआ था और उन्होंने 2004 में शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था कि भारत चमक रहा है। लेकिन भारत के अंदर जो पिछड़ापन है, जो गरीबी है, जो जहालत है, उसको उन्होंने नज़रअंदाज किया, उसको उन्होंने नहीं देखा। और उसका हश्र क्या हुआ कि प्रधानमंत्री वाजपेयी की बुरी तरह से हार होती है 2000 के चुनाव में और कांग्रेस सत्ता में आ जाती है। आज प्रधानमंत्री भी 2004 की बात को, जो 2004 में दंभ था अटल बिहारी वाजपेयी को, वही दंभ आज 2023-24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है कि भारत विश्व की चौथी इकोनॉमी हो गया है और हमें जिता दीजिए तो हम तीसरी इकोनॉमी बना देंगे। इन्होंने कभी 5 ट्रिलियन का भी ख्वाब दिखाया था, ज़्यादा समय नहीं, 2018 की बात है। इन्होंने कहा था कि 2022 तक 4 साल में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश हो जाएंगे। लेकिन हैं किस मुकाम पर? 3 ट्रिलियन तक भी नहीं पहुंच सके हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विकास योजनाओं के बारे में बताते हैं, उसमें 90% झूठ और 10% के आसपास सत्य हो सकता है। तो जो गलती अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में किया था, शाइनिंग इंडिया बता करके, वही गलती आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023-24 में कर रहे हैं। जो हश्र अटल बिहारी वाजपेयी का हुआ था, वही हश्र इनका भी होने वाला है 2024 में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े आत्मविश्वास के साथ ताल ठोक करके कहते हैं कि 2024 में हम फिर से आ रहे हैं और 2024 के 15 अगस्त को हम फिर से झंडा फहराएंगे। लोग इस पर हंसी उड़ा रहे हैं, लोग इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नादानी ढूंढ रहे हैं इस कथन में। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम विकास योजनाओं की चर्चा किया, लेकिन इस बात की चर्चा नहीं किया कि इस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जीवित रहना पड़ रहा है और इस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 8,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। 8,000 रुपये में क्या होता है आज के समय में, जब टमाटर 200 रुपये किलो है, सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। और सब्जियों ही नहीं, राशन से लेकर के जितने भी उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं, सब दोगुनी तिगुनी की रफ्तार में महंगी हो गई। तो 8,000 रुपये क्या होता है? एक 2 BHK मकान किराए पर लेने जाइए तो उसका भी 15,000 रुपये किराया होता है और 8,000 रुपये में आधा किराया भी नहीं हो पाता है मकान का। बाकी खर्चे कहाँ से आएंगे? तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत का खाका खींचा है,
वो सही नहीं है। सही तो वह है कि आज भी भूख से मौतें हो रही हैं इस देश में। आदिवासी इलाकों में जाइए, वहाँ पर भूख से मरते तड़पते लोग आपको दिखाई दे जाएंगे। आज भी कोई महामारी आती है तो बेड का अभाव हो जाता है, अस्पताल का अभाव हो जाता है, वेंटिलेटर का अभाव हो जाता है और लाखों मौतें हो जाती हैं। आज भी स्कूलों में, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को नमक और रोटी खिलाया जाता है। भारत चमक रहा है और बच्चे नमक और रोटी खा रहे हैं। आज भी इस देश में बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है। बेरोजगारों ने रोजगार ढूंढना ही बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है और न मिलने की कोई उम्मीद है। और प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि ऋण योजना के तहत बेरोजगारों के लिए जो ऋण रोजगार के लिए देने की है, उसके तहत 8 करोड़ लोगों को ऋण दिया गया है। और जिन लोगों ने ऋण लिया है उन्होंने कम से कम 1 या 2 लोगों को अपने साथ रोजगार में शामिल किया है। तो 8 करोड़ तो ये हो गए और 16 करोड़ और जोड़ दीजिए, 24 करोड़। 24 करोड़ लोगों ने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आंकड़ों के तहत रोजगार दे दिया है। जबकि उन्होंने जो वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया कि उन्होंने तो 24 करोड़ को नौकरियां दे दी है या रोजगार दे दिया है। इस तरह के छलावे, इस तरह के छल प्रश्न, इस तरह के गलत आंकड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को परोस रहे हैं और लोग उस पर तालियां पीट रहे हैं। कितने बेरोजगारों को नौकरी मिली है, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला है, इसे तो वही जान सकते हैं। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला है, उनका झूठ न सिर्फ यह देश सुन रहा है बल्कि पूरी दुनिया सुन रही है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया 4G, पहले 2G था, फिर 4G आया, अब 5G अभी सबको अवेलेबल नहीं है। 5G अभी चुनिंदा लोगों को ही अवेलेबल है और 6G का लब्बोलुआब दिखा रहे हैं, 6G का झांसा दे रहे हैं कि हमारे समय में टेलीकॉम में कितनी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, कम्युनिकेशन कितना सुगम हुआ है और लोगों को डाटा कितना सस्ता मिल रहा है। इस बात की चर्चा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर करते रहते हैं। एक मज़ेदार घटना आपको बताते हैं। जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो आकर के अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे। एकाएक वो उठते हैं। लोगों को ताजुब होता है कि उठ करके कहाँ जा रहे हैं अमित शाह गृह मंत्री। थोड़ी देर तक वो चलते हैं, उसके पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के सामने खड़े हो जाते हैं और उनके सामने साष्टांग झुक करके प्रणाम करते हैं। DY चंद्रचूड़ ने भी अमित शाह को अभिवादन में ही उत्तर दिया, उनकी पत्नी को भी अभिवादन किया। DY चंद्रचूड़ एक ऐसे जस्टिस हैं जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह खौफ खाते हैं। दर्जन भर से ऐसे ज़्यादा मुकदमे हैं, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो ज्ञान वापी से संबंधित हो, चाहे वो राफेल से संबंधित हो, चाहे वो पेगासस से संबंधित हो। कई ऐसे मुकदमे DY चंद्रचूड़ की अदालत में है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि 370 की वापसी हो जाए। फिर से सुनवाई चल रही है और जिस तरह से 370 को हटाया गया है, और इस देश के लोग ही नहीं,
दुनिया के लोग चाहते हैं कि 370 धारा वर्तमान परिस्थितियों के लिए सही थी। कांग्रेस भी, विपक्ष भी, इंडिया भी आज भी चाहता है कि 370 धारा वापस हो। अब वो मामला अदालत में है और क्या निर्णय होगा, इसलिए तमाम मुकदमे हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जा सकते हैं। अगर वही DY चंद्रचूड़ जो कि नवंबर 2024 में रिटायर्ड होने वाले, मतलब 2024 का जो चुनाव है वो अप्रैल मई में ख़त्म हो जाएगा। कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा तो मई में वो शपथ ग्रहण कर लेगा, उसके बाद नवंबर में रिटायर्ड होने वाले। अगर वही चंद्रचूड़ साहब अप्रैल मार्च में रिटायर्ड हो जाते तो क्या अमित शाह उनके सामने जाकर के घुटने टेकते? नहीं टेकते। वे चाहते हैं कि जिस तरह से तमाम एजेंसियों को अपनी मुट्ठी में बंद किया गया है, जिस तरह से लोकतंत्र को मुट्ठी में बंद किया गया है, उसी तरह से DY चंद्रचूड़ भी उनकी मुट्ठी में आ जाएं, रबड़ स्टाम्प बन जाएं। जिस तरह की राष्ट्रपति को बनाया है, जिस तरह से चुनाव आयोग को बनाया है, जिस तरह से स्वायत्त एजेंसियों को बनाया है, उसी तरह का रबड़ स्टाम्प बनाने की सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। और इसीलिए अमित शाह जाकर के उनके सामने घुटने टेक देते हैं। एक समय ऐसा भी आया था कि जिस समय भाषणबाजी हो रही थी प्रधानमंत्री की, लंबी लंबी फेंक रहे थे, DY चंद्रचूड़ जो बैठे हुए थे, एक कुछ कोर्ट की बात आई थी तो कोर्ट के मामले में कोर्ट की सराहना कर दिया था। उस समय DY चंद्रचूड़ ने हाथ जोड़ करके अभिवादन किया था। यह उनकी शालीनता, उनकी सौम्यता का प्रतीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो नरेंद्र मोदी से खुश हो गए या अमित शाह से खुश हो गए। न तो वो खुश हैं, न तो वो खुश होकर के कोई निर्णय सुनाएंगे और न नाराज होकर के कोई निर्णय सुनाएंगे। वो न्याय और सत्यनिष्ठा में विश्वास करते हैं। जो न्याय होगा, जो प्राकृतिक न्याय होगा, उसके पक्षधर हैं और उसी के तहत वो निर्णय देते हैं। तो साथियों, जिस तरह से 90 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और एक चुनावी रैली में तब्दील कर दिया, तालियां बजवाई, ताली बजाने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री, सांसद, छुट भइये, बड़ भइये, नेता, यही लोग थे, RSS के लोग थे। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने तो बहिष्कार कर दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को, क्योंकि उन्हें पता था कि इस भाषण में कितनी लंबी छोड़ी जाएगी, कितने झूठ बोले जाएंगे, कितने गलत आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे। यह सब गलत आंकड़े और गलत तस्वीर के बारे में उन्हें पता था, इसलिए उन्होंने बाइकआउट कर दिया प्रधानमंत्री के भाषण का। और अच्छा किया। आज जो देश की स्थिति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सकारात्मक बात कर रहे हैं, सिर्फ विकास के एजेंडे को दिखा करके एक उजली तस्वीर पेश करना चाहते हैं। लेकिन उनके पेश करने से क्या भारत उज्जवल हो जाएगा, भारत सोने की चिड़िया बन जाएगी, शाइनिंग इंडिया हो जाएगा? और सब जवाब दिखाया जा रहा है कि 2024 जीतने के बाद हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी हो जाएंगे। अभी 5वीं इकोनॉमी है, तो इस देश के लोगों की आमदनी, औसत आमदनी 8,000 से कम है। और जब तीसरी इकोनॉमी हो जाएगी तब कितना होगा? 10,000, 12,000, कुछ नहीं कहा जा सकता, 8 से भी कम हो सकता है। और दूसरी बात, आज भारत की ऐसी स्थिति है कि न सिर्फ गरीब, बेरोजगार, दलित, अल्पसंख्यकों का तो बहुत बुरा हाल है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके साथ कैसा सौतेला व्यवहार हो रहा है। सौतेला व्यवहार ही नहीं, घोर अत्याचार हो रहा है। उन्हें मार डालने, काट डालने, नरसंहार करने की बात कही जा रही है। सिर्फ अल्पसंख्यक, दलित, OBC
और गरीब, मजदूर, बेरोजगार यही नहीं प्रताड़ित हैं, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित है। देश को छोड़ करके जाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो लोग धनी हैं, जिनके पास पैसे हैं और उन्हें लगता है कि भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा, वे लोग देश को छोड़ रहे हैं। 2014 से अब तक 5 लाख से अधिक लोग भारत की नागरिकता खो करके विदेश की नागरिकता ले चुके हैं। ये आंकड़े कहीं और से नहीं आए, सरकारी आंकड़े ही हैं। समय समय पर इन्हें संसद में ये आंकड़े देने पड़ते हैं। लोकतंत्र का तकाजा है, प्रजातंत्र का तकाजा है कि इन्हें बताना ही पड़ेगा। तो जो वस्तु स्थिति है भारत की, उससे यही लगता है कि भारत में जो कुछ हो रहा है, जो नीतियां लागू की जा रही हैं, वो किसी खास आदमी के लिए लागू की जा रही हैं, आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए नहीं। खास आदमी कौन है? अडानी हैं, अंबानी हैं, और भी कारपोरेट घराने हैं जिन पर अंधाधुंध खर्च किया जाता है, और वही कारपोरेट घराने इनको पैसा देती हैं, इनकी फंडिंग करती हैं चुनाव लड़ने के लिए। हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर देती हैं जिसमें बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाते हैं और सब्जबाग दिखाते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से आज के दिन बहुत प्रतिक्रिया हो रही है, और जिस तरह से उन्होंने परिवारवाद के खिलाफ, तुष्टीकरण के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कही है, उसका भी लोग जवाब दे रहे हैं। पत्रकारों की बात नहीं कर रहे, बुद्धिजीवियों की बात नहीं कर रहे, आम आदमी इस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि आपके मंत्रिमंडल में शामिल माधवराव सिंधिया क्या परिवारवादी नहीं हैं? आपके मंत्रिमंडल में शामिल गोली मारो सालों को कहने वाले मंत्री जी क्या वो परिवारवादी नहीं हैं? सिर्फ यही दो नहीं, आधे से अधिक परिवारवादी हैं। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्या योग्यता उसमें है? और कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं थी क्रिकेट खेल के क्षेत्र में जिसे कि बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया जाए। तो परिवारवाद तो शुरू से ही इस देश में रहा है, राजे रजवाड़ों के समय से रहा है, कांग्रेस के समय में भी था और आपके समय में भी है नरेंद्र मोदी जी। इसलिए आपको ये हक नहीं बनता है कि आप परिवारवाद के खिलाफ कुछ कहें। आपकी शादी हुई, पत्नी को छोड़ दिया, परित्यक्ता बना दिया, कोई संबंध नहीं, बच्चा नहीं हो सका। अगर बच्चा होता और वो बड़ा हो गया होता तो वो भी किसी अच्छी पोस्ट पर होता, कोई मंत्री होता, कोई विधायक होता, जैसे कि जय शाह का बेटा है। तो इसलिए परिवारवाद पर उंगली उठाना सरासर गलत है। और तुष्टीकरण तो जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कर रही है और करेगी, उससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है। हिंदुओं का तुष्टीकरण, ब्राह्मणों का तुष्टीकरण, जिस तरह से धर्म का वितंडावाद खड़ा करके हिंदू मुस्लिम को अलग किया जा रहा है और 80-20 के आधार पर चुनाव जीता जा रहा है। 80 और 20 के आधार पर ही योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते हैं। 80 और 20 का मतलब होता है कि 20% मुसलमान और 80% हिंदू। तो क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? इस तुष्टीकरण के आधार पर आपने चुनाव नहीं जीता है उत्तर प्रदेश का। तो तुष्टीकरण जब आप भी करते हैं और दूसरा कोई विपक्षी नेता या गठबंधन तुष्टीकरण कर रहा है, तो आप क्यों आग बबूला हो रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भ्रष्टाचार के मामले में आपने बहुत कुछ बोला, हमेशा बोलते हैं, 2014 से बोलते आ रहे हैं। लेकिन अभी कल 14 अगस्त को CAG की रिपोर्ट आई है, आपके सारे भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है। आपने शायद उस रिपोर्ट को पढ़ा नहीं, किसी ने आपको बताया भी नहीं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार आपके
गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस के समय में 2014 से अब तक हुआ है। और भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और इसी भ्रष्टाचार को लेकर के वो हारने वाली है। उनकी हालत खराब है, हालत पतली है। कर्नाटक को आपने भ्रष्टाचार के आधार पर ही खोया है। सबसे बड़ी बात तो है कि आप एक दिन भोपाल में भाषण देते हैं कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है एनसीपी के नेताओं ने, शरद पवार की पार्टी के नेताओं ने। 3 दिन पहले आपने यह बयान दिया और उनको सबक सिखाने की बात कहा और चौथे दिन उन्हें अपनी पार्टी में लेकर के मोदी वॉशिंग मशीन में धुलाई करके मुख्यमंत्री बना दिया, मंत्री बना दिया। जितने भी भ्रष्टाचारी विपक्ष में थे उन सब को आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। वो चाहे असम के मुख्यमंत्री विश्व शर्मा हो, वो चाहे बंगाल के शुभेंदु अधिकारी हों, और भी बहुत से नाम ऐसे हैं जिनका आपने शुद्धिकरण किया भ्रष्टाचार से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप जो बोलते हैं, जो आरोप लगाते हैं विपक्ष पर, इंडिया पर, कांग्रेस पर, हालांकि आपने नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत तो कांग्रेस की ही तरफ था कि वो परिवारवादी है, तुष्टीकरण करती है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। तो उन आरोपों से आप नहीं बच सकते हैं और शायद उनसे भी ज़्यादा विभत्स काम इन आरोपों के तहत आप कर रहे हैं। चाहे वो परिवारवादी आरोप हो, चाहे वो तुष्टीकरण का आरोप हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का आरोप, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी आप हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मध्य प्रदेश की देखिए, वहाँ चुनाव होने वाला है, जल्दी ही 2 महीने में चुनाव होने वाला है। पता चल जाएगा आपको कि भ्रष्टाचार क्या होता है, भ्रष्टाचार किसने किया। व्यापम, जो कि एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था, भारत के किसी राज्य में इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो अभी तक कभी हुआ ही नहीं है। 40 से अधिक लोग जिन्होंने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई या इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाल पूछा, उनका कत्लेआम कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दूसरों की बुराइयां, कांग्रेस की बुराइयां देखती है, उसके अंदर खाने में क्या चल रहा है उसको छिपाती है, ढकती है। इस देश के 140 करोड़ लोगों को देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से कितना झूठ बोला है और कितने झूठ में पकड़े गए हैं। और जो झूठ एक बार बोल देते हैं, जो सब्जबाग एक बार दिखा देते हैं, फिर उसकी चर्चा नहीं करते। अच्छे दिन आएंगे अब नहीं कहते, 2 करोड़ नौकरियां नहीं कहते, 15-15 लाख नहीं कहते, अब नया चीज ढूंढ लिए कि 2047 तक भारत विकसित देश हो जाएगा, अमेरिका की तरह, रूस की तरह, फ्रांस की तरह विकसित देश हो जाएगा, फिर रामराज हो जाएगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, दूध की नदियां बहेंगी, चारों तरफ खुशहाली होगी, रामराज होगा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज में कावहि व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म सुरत निरत श्रुत रीति, रामराज आ जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको यह पता है कि जिस रामराज की कल्पना या जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना आप कर रहे हैं, यह संविधान विरोधी है। संविधान इस पर मुहर नहीं लगाएगा आपके हिंदू राष्ट्र पर। आपके सब्जबाग और झूठ से इस देश की जनता अच्छी तरह से वाकिफ हो गई है। आपने एक झूठ कर्नाटक में बोला था और लगा उस समय कि पासा पलट गया, जैसे पुलवामा ने 2019 में पासा पलट दिया था, उसी तरह से बजरंग बली वाला सवाल भी जब आपने कर्नाटक में उठाया तो लगा कि पासा पलट गया। बाजी जीतने जा रहे हैं प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी। जब आपने कहा, बजरंग बली की जय का जयकारा लगवाया कर्नाटक के लोगों से, और जब आपने कहा कि जब ईवीएम की बटन दबाइए तो बोलिए जय बजरंग बली,
तो आपके जो जुमले, जो इस तरह के नैरेटिव होते हैं, उससे इस देश की जनता अच्छी तरह समझ गई है। और अब धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर बजरंग बली या जय श्री राम या कृष्ण और शिव के नाम पर आप चुनाव नहीं जीत सकते। कर्नाटक में जो हुआ उसे आपने देखा कि कितनी बुरी तरह से हार हुई है। 65 सीट मिलती है और कांग्रेस पार्टी को 136 सीट मिलती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस हार को से कोई प्रेरणा नहीं लिया, कोई सीख नहीं लिया और उसी तरह के जुमले, उसी तरह का ध्रुवीकरण, उसी तरह का वितंडावाद खड़ा करने से चूक नहीं रहे हैं। हालांकि आरएसएस अपनी मानसा जाहिर कर चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोदी मैजिक गायब हो गया है, हिंदू मुस्लिम का कार्ड भी नहीं चलने वाला है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी उसी रास्ते पर चल रहे हैं और भारत को चमकता दमकता सोने की चिड़िया के रूप में पेश कर रहे हैं। लेकिन भारत में काबा उसे गरीब जानते हैं, भारत में क्या बा काबा उसे बेरोजगार जानते हैं, भारत में काबा नरसंहार बा मुसलमान जानते हैं, भारत में काबा गरीबी है दलित और पिछड़ी जातियों के लोग जानते हैं, पसमानदा मुसलमान जिनके बड़े हितैषी बनते हैं उन्हें पता है कि भारत में काबा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग भले ही आत्मविश्वास बनाए हों कि अगली बार 2024 में जीतेंगे और फिर से लाल किले की प्राचीर से भाषण देंगे, इसकी मुनादी भले कर चुके हों, लेकिन वो अंदर से डरे हुए हैं और उनका डर ही उन्हें ऐसी बातें कहने के लिए मजबूर कर रहा है कि फिर से वो आ रहे हैं और वो भी लाल किले की प्राचीर से बोल रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से नेहरू जी ने 17 बार राष्ट्र को संबोधित किया है। कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि कांग्रेस को वोट दीजिए या हमें सत्ता में फिर से लाइए। 16 बार इंदिरा गांधी ने संबोधन किया है राष्ट्र को। कभी उन्होंने नहीं कहा कि कांग्रेस को जिताइए या हम फिर से सत्ता में आ रहे हैं। 2 बार लाल बहादुर शास्त्री ने लाल किले के प्राचीर से भाषण दिया, उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं कही जो कि गलत हो। 10 बार मनमोहन सिंह ने भाषण दिया, 5 बार राजीव गांधी और नरसिंहा राव ने भाषण दिया। किसी के भाषण से नहीं लगा कि वो राजनैतिक भाषण दे रहे हैं। सबके भाषणों से यही लगा कि भारत की प्रगति, भारत की तरक्की, भारत की संस्कृति, भारत का चहुमुखी विकास उनका उद्देश्य है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कोई दूरी नहीं है। सत्ता पक्ष के लोग भी राष्ट्रभक्त हैं, विपक्ष के लोग भी राष्ट्रभक्त हैं। किसी के भाषण से ऐसा नहीं लगा कि विपक्ष दुश्मन है, विपक्ष राष्ट्रद्रोही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से ऐसा ही लगा कि जब उन्होंने कहा कि 2014 के पहले क्या स्थिति थी और 2014 के बाद क्या स्थिति हो गई है। एक कंगना रनावत हीरोइन थी और है अभी, उन्हें पद्मश्री के पुरस्कार से नवाजा गया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि असली आज़ादी तो 2014 में मिली है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। उनके इसी कथन पर उन्हें पद्मश्री दे दिया गया। तो आज के शासक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं, आप ये समझते होंगे कि देश की जनता इसे देख नहीं रही है और समझ नहीं रही। उस चाटुकार हीरोइन जो कि भक्त है, अंधभक्त है, उसने ऐसा कह दिया तो उसे आपने पद्मश्री दे दी। पद्मश्री तो देना चाहिए तीस्ता सीतलवाड़ को, जिन्होंने बहुत से सामाजिक काम किए, बहुत से ऐसे मुद्दे उठाए जिससे कि राष्ट्र का हित हुआ। उन्हें आपने कोई सम्मान नहीं दिया, पद्म विभूषण तक नहीं दिया। और हीरोइन को जो कहती है कि 2014 में आज़ादी मिली है, उसे आपने पद्मश्री। इस तरह के बहुत से गलत निर्णय हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, लेकिन वे अच्छा बनना चाहते हैं।
इस देश को डुबो देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक एक भी सरकारी कंपनी खड़ी नहीं की। लेकिन नेहरू जी ने जितनी कंपनियां खड़ी की थी, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा करके खून पसीने से सरकारी कंपनियों को बनाया था और उसमें लाखों लोगों को नियोजित किया था, नौकरियां दिया था, वो सब 80% से ज़्यादा बेच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसको बेचे हैं? अडानी को बेच चुके हैं। सिर्फ देश कंपनियों को नहीं बेचे, विभागों को भी बेच दिए हैं, रेलवे को बेच दिए हैं, एयरपोर्ट को बेच दिए हैं, ज़मीन से आसमान तक जो कुछ भी है सब बेच चुके हैं। और अगर उन्हें जिताया जाएगा तो कल के वो इस देश के लोगों को भी बेचना शुरू कर देंगे और शुरुआत कर ही चुके हैं। जिस तरह से मणिपुर पर मुंह बंद रहता है, अगर यही जिस तरह से भाषण में उन्होंने मणिपुर की चर्चा की है, यही अगर 1 महीने पहले बोल देते, मणिपुर में शांति स्थापित करने की अपील करते, तो शायद इतनी हिंसा नहीं होती, इतने बलात्कार नहीं होते, इतने नग्न प्रदर्शन नहीं होते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहे। तो 77वीं वर्षगांठ पर फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। और ज़रूरत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र, चेहरे को समझने की, और उनके झूठे दावे जो पेश कर रहे हैं कि फिर से 2024 में वो लाल किले की प्राचीर से संबोधन करेंगे राष्ट्र को, उनके इस दावे को अगर चुनौती देनी है तो आपको वोट पर चोट करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।